घर में आज एक अलग ही रौनक थी। अंजलि की फोटो और बायोडेटा जिनको भेजा था, उन्हें अंजलि बहुत अच्छी लगी और वो लोग लड़के और परिवार को साथ लेकर अंजलि को देखने आ रहे थे। घर के सारे लोग तैयारियों में लगे थे, तभी डोरबेल बजी। बेल सुनकर कमला ने स्नेहा से कहा, अरे स्नेहा बेटा, देख तो जरा, शायद लड़के वाले आ गए हैं। स्नेहा ने दरवाजा खोला। नमस्ते, आइए आइए, अंदर आइए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हमारा घर खोजने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आपका घर तो बहुत आराम से मिल गया। गूगल मैप ने सीधा आपके दरवाजे तक का रास्ता बता दिया था। आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ आसान हो गया है। हाँ बहन जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, पर इस बारिश के कीचड़ से तो टेक्नोलॉजी भी हमें बचा नहीं सकती। क्यों भाई साहब, सही कहा ना मैंने? हाँ भाई साहब, ये बात तो है। बारिश ने तो सचमुच परेशान कर रखा है। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। अब मुझे तसल्ली हो गई है कि अगर ये रिश्ता हुआ तो मेरी बेटी सुखी रहेगी। आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। अरे भाई साहब, बस सब राम जी की कृपा है। आप ये समझ लीजिए, अगर हम अंजलि बिटिया को अपनी बहू बनाकर ले गए ना, तो वो हमारी बेटी जैसी ही रहेगी वहाँ। स्नेहा बेटा, अंजलि को ले आ। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। स्नेहा अंजलि को लेने अंदर चली गई। कुछ ही देर में अंजलि स्नेहा के साथ हाथ में चाय की ट्रे लेकर सबके सामने आई। उससे सबको चाय दी और फिर बैठ गई। कितनी प्यारी बिटिया है आपकी, चाय भी कितने सलीके से सबको दी है। जी, हमारी अंजलि बहुत गुणी है। हर काम उसे सलीके से करना ही पसंद है। बस हमें और क्या चाहिए। लड़की संस्कारी हो, सलीका हो, बड़ों की इज्जत करे, और ये सारे गुण आपकी अंजलि में है। भाई हमें तो अंजलि बहुत पसंद है। अरे अंकल जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हमारी अंजलि दीदी जिस घर में भी जाएगी ना, उस घर को रोशन कर देंगी। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? अरे स्नेहा, इतनी हड़बड़ी भी क्या है। पहले समर्थ और अंजलि को तो हाँ कहने दो। उनकी हाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी उन्हें ही तो साथ बितानी है। मुझे लगता है अंजलि और समर्थ यहाँ ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। उन दोनों को थोड़ी देर अकेले में बात करने का मौका देना चाहिए। हाँ बहन जी, आपने सही कहा। अरे अंजलि बेटा, समर्थ को अपना घर तो दिखाओ। लेकर जाओ समर्थ को अपने साथ। अब अंजलि समर्थ को घर दिखाने ले गई। कुछ देर चुप रहने के बाद समर्थ ने कहा, आप क्या करती हैं? जी मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। आप क्या करते हैं? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। जी, आपको किसी चीज का नशा, मेरा मतलब कोई और शौक है क्या आपके? मुझे अच्छा लगा कि आपने इस तरह सटीक तरीके से पूछ लिया मुझसे। मैं कोई नशा नहीं करता। हाँ, मुझे खाने का बड़ा शौक है। आप खाना तो बना लेती है ना? जी हाँ, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। मैंने कुकिंग कोर्स भी किया है। अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। ठीक है, चलते हैं। समर्थ और अंजलि अपने घर वालों के पास गए। दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी और रिश्ता पक्का हो गया। चलिए भाई साहब, अब तो हम समधी बनने वाले हैं। मिलना जुलना तो चलता ही रहेगा। अभी हम चलते हैं। आप शादी की डेट निकलवा कर हमें बता दीजिएगा। जी ठीक है, मैं शाम को ही पंडित जी को बुलाता हूँ, देखता हूँ क्या मुहूर्त है, क्या डेट निकलती इन दोनों के नाम से। रामेश्वर अपने परिवार के साथ चले गए। शाम को शिव कुमार ने पंडित जी को बुलाया और वे आ गए। सभी लोग ड्राइंग रूम में पंडित जी के सामने बैठे थे और ध्यान से उनके चेहरे की ओर देख रहे थे। पंडित जी ने पंचांग खोला और देखने के बाद कहा, देखिए कुंडली तो बहुत शुभ संयोग बना रही है। ये जोड़ी तो साक्षात शिव और गौरी की जोड़ी जैसी रहेगी। और पंडित जी, शादी का मुहूर्त, उसके लिए भी कुछ बताइए। अब मुहूर्त की बात करें तो शादी का मुहूर्त या तो इसी महीने के 15 तारीख को है, वरना फिर अगले साल अप्रैल के बाद ही कोई योग बनता है। अरे बाप रे, इतने लंबे गैप के बाद? तो क्या करे, 15 तारीख तो बस 10 दिन दूर है। ऊपर से ये बरसात का मौसम, ऐसे मौसम में शादी करने में बड़ी दिक्कत आएगी। बात तो आपकी सही है, शादी में हजारों काम होते हैं। ऐसे ही बारिश चलती रही तो कैसे सब हो पाएगा। हाँ, और इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही आ रही है। बारात, डेकोरेशन सब भीग जाएगा। मुझे तो लगता है हमें शादी अगले साल ही करनी चाहिए। तो क्या करना है शिव कुमार जी, अगले साल का मुहूर्त निकाल दूं क्या शादी का? तभी स्नेहा, जो अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, उसने कहा, मैं कुछ कहूँ? हाँ बेटा, बोलना, क्या बोलना है? मुझे लगता है बारिश में शादी का एक अलग ही क्रेज होता है। सबसे पहले तो हॉल आसानी से मिल जाते हैं, साउंड सिस्टम और डेकोरेशन भी कम रेट में मिलता है, और एसी भी कम चलता है, बिजली का बिल भी बचेगा, ट्रैफिक भी कम होता है, कूल मौसम में मेकअप खराब भी नहीं होगा, तो फोटोज भी अच्छे आएंगे। बात तो तुम पते की कर रही हो,
पर क्या तुम जो बोल रही हो सब ऐसे ही हो पाएगा? भाभी, मैं शादी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, कहीं बारिश की वजह से सब खराब ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा दीदी, आप टेंशन ना ले, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। स्नेहा बेटा, तुम्हें यकीन है सब हो पाएगा? तुम्हारी ससुराल की पहली शादी है, इस एक्साइटमेंट में तो नहीं बोल रही हो? मम्मी जी, एक्साइटमेंट तो है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अब स्नेहा इतना कह रही है तो इस महीने की 15 तारीख तय कर देते हैं, हो सकता है सब अच्छे से हो ही जाए। पंडित जी तय रहा, 15 तारीख को ही अंजलि की शादी होगी। अरे वाह, मैं ये न्यूज लड़के वालों को भी दे देता हूँ फोन करके, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। शादी में बस 10 दिन बचे हैं, लग जाओ सब कमर कस के काम पर। पंडित जी चले गए। आदित्य ने लड़के वालों को फोन करके शादी की डेट बता दी। स्नेहा की शादी को 4 साल हो गए थे, उस बीच किसी की भी शादी नहीं हुई थी। स्नेहा को ससुराल की शादी अटेंड करने का बहुत एक्साइटमेंट था, इसलिए उसने जैसे तैसे इस बारिश के लिए हाँ कर दी। अब देखते हैं बारिश की शादी में आखिर क्या क्या होता है। अगले दिन कमला, स्नेहा और अंजलि शादी की शॉपिंग के लिए तैयार होकर निकलने वाले थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये तो तूफान जैसी बारिश, अब कैसे जाएंगे मार्केट? मम्मी देखिए ना, पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, ऐसे में शॉपिंग कैसे होगी? अरे अभी तो इतना काम बचा है, लहंगे लेने हैं, ज्वेलरी देखनी है, साड़ी वाड़ी सब कुछ, और ऊपर से ये मौसम। मम्मी जी, अगर दूल्हा इस बारिश में शेरवानी पहनकर घोड़ी चढ़कर आने को तैयार है तो दुल्हन का लहंगा भी इसी बारिश में खरीदा जाएगा। अरे लेकिन स्नेहा, बाहर देख तो सही कितनी तेज बारिश है, अगर लहंगा, साड़ी या कुछ भी भीग गया तो सब खराब हो जाएगा। तो क्या हुआ मम्मी जी, हमारे पास है छाते, यहाँ से मार्केट तक तो हम गाड़ी में जाएंगे, उसके बाद हम छाता लेकर शॉपिंग करेंगे। तो चलो निकलते हैं बारिश स्पेशल शॉपिंग पर। छाते और बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ तीनों निकल पड़ी। रास्ते में फिसलते हुए, कपड़े बचाते हुए, कीचड़ को क्रॉस करते हुए, एक एक दुकान का चक्कर लगाते हुए। भाभी, ये वाली येलो साड़ी देखी ना, मेरी हल्दी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। भैया ये कितने की है? ये साड़ी 5,000 की है बहन जी, ऐसी साड़ी आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगी। हाय, 5,000? 5,000 ज्यादा नहीं है क्या इस साड़ी के? अब जो भी है बेटा, इस बारिश में खड़े खड़े बार्गेनिंग नहीं करवा सकते। ये लीजिए भैया 5,000 और साड़ी पैक कर दीजिए। इसी तरह 4 घंटे की मेहनत के बाद हाथ में 4 थैले, 2 साड़ियों के पैकेट्स और बहुत सारी खरीदारी लेकर वो सब घर लौट आया। घर आकर जैसे ही सामान खोलकर देखा तो अरे रे, सब कुछ भीग चुका था। हे राम, ये क्या हो गया? सारी चीजें भीग गई, कहीं सारी साड़ियों का कलर खराब ना हो जाए। मेरी शादी में ये सब होना था, अब क्या होगा? अभी तो मेरी शादी का लहंगा भी नहीं आया। अरे दीदी, शादी का लहंगा हम ऑनलाइन मंगा लेंगे, अभी पहले इन सबको अलग अलग करके सुखा तो ले। तभी आदित्य भी शादी के कार्ड लेकर आ गया, वो पूरा भीग चुका था। आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये शादी के कार्ड ले तो आया हूं पर भीग गए, अब इन्हें एक एक करके सुखाना पड़ेगा, नहीं तो सब खराब हो जाएंगे। सभी लोगों ने मिलकर साड़ियां, सामान और कार्ड सबको अच्छे से सुखाया। घर में सब काफी थक गए थे, सबने रात का खाना खाया और सो गए। अगले दिन सबको शादी के बुलावे के लिए फोन किया। सबने यही कहा, बारिश अगर ज्यादा रही तो माफ कीजिए पर हम नहीं आ पाएंगे। आधे से ज्यादा रिश्तेदारों ने तो शादी में आने से बस इसलिए मना कर दिया क्योंकि बारिश का सीजन है। बस कुछ करीबी रिश्तेदार आएंगे। ठीक है ना पापा जी, करीबी रिश्तेदार आ जाने से ही घर में रौनक बढ़ जाएगी और हमारा खर्चा भी कम पड़ेगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। तभी अंजलि वहां आती है। भाभी, मेरी शादी के लहंगे का क्या होगा? अभी तक आपने कुछ नहीं किया उसके लिए। अरे शादी में दिन ही कितने बचे हैं, लहंगा आ जाए तो उसकी मैचिंग ज्वेलरी भी लेनी है। अरे मेरी प्यारी अंजलि दीदी, आप क्यों टेंशन लेती है, मैंने उसका भी जुगाड़ कर दिया है। मेरी एक फ्रेंड है सुनिधि, वो आपको वीडियो कॉल पर सारे ब्राइडल लहंगे दिखा देगी और जो आपको पसंद आएगा वो घर भेज देगी। आप बस उसे अपना सही साइज बता देना। ठीक है भाभी, ये आपने अच्छा किया। और हाँ, ब्राइडल मेकअप के लिए मैंने एक पार्लर में बुकिंग कर दी है। कितना खर्चा पड़ेगा ये तेरे ब्राइडल मेकअप में? 50,000 रुपए लगेंगे मेकअप के, पर मुझे बस वहीं से अपना ब्राइडल मेकअप करवाना है। आपको पता है मम्मी, वहां पर ना सारे सेलिब्रिटीज अपना मेकअप करवाते हैं। पर 50,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है दीदी?
वो जो भी है, मुझे तो वहीं से मेकअप करवाना है। शादी थोड़ी ना रोज रोज होती है। मुझे मेरी शादी में सबसे सुंदर दिखना है। ठीक है अंजलि, तेरी जहां मर्जी वहां मेकअप करवा, तुझे जो करना है कर ले, बस तेरी शादी में तो खुश रहनी चाहिए। थैंक यू भैया, मैं अभी जाकर बुकिंग कंफर्म कर देती हूँ। अंजलि चली गई। तभी वहां शिव कुमार आए। शादी के लिए हॉल, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम, कैटरिंग सबकी बुकिंग हो गई ना आदित्य? ध्यान रखना कुछ छूट ना जाए। हाँ पापा, सब हो गया है। मेरा एक दोस्त है, इन सारी चीजों का काम उसे ही दे दिया है, उसे सब बुक कर दिया है, कोई टेंशन नहीं है। अब जो करना है बस शादी वाले दिन करना है। तो फिर ठीक है, बस थोड़े बहुत काम रह गए, वो सब तो 2-3 दिन में खत्म हो ही जाएंगे। अब बस शादी बिल्कुल अच्छे से हो जाए, कोई कसर ना रहे। सब अच्छे से हो जाएगा पापा जी, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। कुछ दिनों बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज अंजलि की शादी थी। घर में सुबह से ही रौनक थी, लेकिन साथ ही बारिश भी जोरों पर थी। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी में जुटा था। कमला ने बाहर झांकते हुए कहा, अरे स्नेहा बेटा, ये बाहर देख तो, पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया है। बारात कैसे आएगी, मेहमान कैसे पहुंचेंगे? मम्मी जी सब हो जाएगा। मैंने 2 लड़कों को बुला लिया है जो गेट से हॉल तक फर्श बिछाएंगे, जिससे कीचड़ कम होगा वहां पर। भाभी, मेरा लहंगा टाइम पर आ जाएगा ना? सुनिधि ने आज सुबह भेजा है, पर बारिश की वजह से डिलीवरी वाला फोन ही नहीं उठा रहा। दीदी, डिलीवरी बॉय आता ही होगा, मेरी उससे बात हो गई है, चिंता मत करो। अगर वो नहीं आया ना तो मैं आपको अपनी शादी वाला लहंगा पहना दूंगी। तभी डोरबेल बजी। डिलीवरी बॉय लहंगा लेकर खड़ा था। स्नेहा ने उससे अंजलि का लहंगा लेते हुए कहा, लीजिए दीदी, आपका लहंगा आ गया है। अब तो आप खुश है ना? चलिए अब जल्दी जल्दी लहंगा पहन लीजिए, मेकअप आर्टिस्ट भी आती होगी। तभी बाहर तेजी से ऑटो आकर रुकी। स्नेहा ने देखा 2 औरतें ऑटो से उतर रही थी। स्नेहा ने कमला को आवाज दी, मम्मी जी, रेखा मौसी जी आ गई है और उनके साथ मधु मौसी जी भी आए। अरे जीजी, आप इस बारिश में, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे बहन, अंजलि की शादी है, बारिश रोकती क्या मैं? हमने तो छाता ले लिया और चल पड़ी, और मधु को भी जबरदस्ती पकड़ कर लाई हूँ। हाँ, आना तो था ही, पर देखो हम दोनों पूरा भीग गए। ये बारिश की शादी भी, उफ। अरे कमला, सारी तैयारियां हो गई है ना शादी की। मैं तो कहती हूँ कोई ज्यादा भारी कपड़े मत पहनना, ये बारिश की वजह से सारे खराब हो जाएंगे। हाँ, तैयारी तो सारी हो गई है और मैंने सोच भी लिया है कि कोई सिंपल सी अच्छी साड़ी पहन लूंगी। रेखा और मधु ने अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लिए। घर के सभी लोग तैयार हो चुके थे और अंजलि का मेकअप चल रहा था। सभी शादी वाले हॉल में जाने को रेडी थे क्योंकि बारात वहीं आनी थी। बस अंजलि का मेकअप होते ही सब गाड़ी में बैठकर हॉल में जाने वाले थे, इसलिए कैमरामैन भी दरवाजे पर रेडी खड़ा था। अंजलि का मेकअप कंप्लीट हुआ और वो घर के बाहर गाड़ी के लिए निकली। हाय दीदी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे आपको। चलिए उस गाड़ी में बैठ जाइए। भाभी, कैमरामैन को तो सामने बुलाओ, पहले मेरी थोड़ी फोटो हो जाए। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल। कैमरामैन हॉल के पास खड़ा है, जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे वो आपकी फोटो शूट करेंगे। अंजलि गाड़ी में बैठकर हॉल पहुंच गई और जब वो गाड़ी से बाहर निकली, बारिश के कारण काफी कीचड़ हो रखा था। उसने हिल्स पहन रखी थी, पैर फिसला और वो धप से कीचड़ में गिर गई और कैमरामैन इसी हालत में उसकी फोटो लिए जा रहा था। अंजलि का लहंगा खराब हो चुका था, उसके फेस पर कीचड़ लगा था। मेरा लहंगा, भगवान, मेरा 50,000 का मेकअप। अरे बंद करो कैमरा, मैं कहती हूँ अभी, क्या बंद करो कैमरा। भाभी, हे भगवान, ये क्या हो गया दीदी? आप तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गई हैं। अब क्या होगा, अंजलि का लहंगा तो पूरा खराब हो गया है। ऐसे में कैसे शादी होगी इसकी? ये तो बहुत बड़ा कबाड़ा हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था, बारिश में शादी करोगे तो ये सारी मुश्किलें तो आएंगी ही। देखो बेचारी अंजलि का क्या हाल हो गया है। स्नेहा, बारिश में शादी करने का आइडिया तुम्हारा ही था ना, अब तुम ही कुछ आइडिया लगाओ। अंजलि बेटा, चल पहले जाकर थोड़ा मुंह धो ले, बाद में सोचते हैं क्या करना है। मैं घर से अपनी शादी का लहंगा लेकर आती हूँ, वही अंजलि दीदी को पहना देंगे। स्नेहा बेटा, तू बस लहंगा मंगवा दे, बाकी चिंता छोड़ दे। इसका मेकअप मैं कर दूंगी। मैंने अपने जमाने में कई दुल्हनों को सजाया है। ठीक है मौसी जी, पर जरा जल्दी करिएगा, बारात भी आती होगी। अरे बारातियों की गाड़ी गड्ढे में फंस गई है, बारिश की वजह से ड्राइवर को गड्ढा दिखाई नहीं दिया, इतना पानी भरा था। उन्हें आने में और 1 घंटा लग जाएगा। हे भगवान, आज तो बारिश भी नहीं रुक रही। चलो, हमें भी थोड़ा टाइम मिल गया, अब अंजलि को अच्छे से तैयार कर देते।
अब स्नेहा ने घर से अपना लहंगा मंगवाया और अंजलि को दिया। मधु मौसी ने उसका मेकअप कर दिया। पूरी तरह तैयार होने के बाद अंजलि ने जैसे ही आईने में खुद को देखा, वो चिल्ला उठी, भाभी भाभी जल्दी आइए, देखिए मधु मौसी ने मुझे क्या बना दिया। अंजलि की आवाज सुनकर स्नेहा और कमला वहां आए। अरे क्या हुआ अंजलि, इतनी जोर से क्यों चीखी? अरे वो खुशी से चिल्लाई होगी, मैंने उसे इतना सुंदर जो बना दिया है, उस 50,000 वाली मेकअप से भी ज्यादा सुंदर। अच्छा मैं जरा पानी पीकर आती हूँ, बहुत थक गई भाई। मधु मौसी पानी पीने चली गई। तभी सबने अंजलि को देखा। है ये अंजलि है क्या? मैं तो पहचान ही नहीं पा रही हूँ। हाँ मम्मी देखो ना मौसी ने कैसा मेकअप किया है, मैं एकदम नौटंकी वाले लग रही हूँ। मोटे मोटे काजल, बड़ी सी बिंदी, मेकअप देखो, दुल्हन नहीं कार्टून लग रही हो, कार्टून। कोई बात नहीं दीदी, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, बारात नीचे पहुंच चुकी है। क्या फायदा भाभी, वो लोग मुझे ऐसे देखकर कभी शादी ही नहीं करेंगे। मैं तो समझ के पास खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। अब सब नीचे चलो, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पता नहीं अंजलि को ऐसी हालत में देखकर वो लोग कैसा रिएक्ट करे। ऐसा सोचकर बड़े मायूस मन से वो सब लोग नीचे बारात का स्वागत करने चल पड़े। अंजलि भी मन ही मन बहुत उदास थी, पर जब सब नीचे पहुंचे और दूल्हे को देखा तो दंग रह गए। अरे ये क्या, समर जी ने ये क्या हाल बना रखा है अपना। आज उनकी शादी है, उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा। पूरी शेरवानी गंदी हो चुकी है, कीचड़ के छींटे हैं जगह जगह, बिखरे बाल, चेहरे पर भी कीचड़। अब यही है बारिश की शादी के मजे। समर्थ जी जैसे ही गाड़ी से उतरे, बगल से स्पीड में एक कार गई और पूरा कीचड़ इनके ऊपर उछाल गई, जिससे इनका ये हाल हो गया। अरे ये अंजलि बेटी का क्या हाल बना रखा है। आपके यहाँ दुल्हन को ऐसे तैयार करते हैं क्या? बस यहाँ पर भी बारिश की ही साइड इफेक्ट है बहन जी। बेचारी अंजलि ने पूरा मेकअप करवा लिया था और यहाँ आते ही कीचड़ में पैर फिसल गया और गिर गई। आप सबके आने का टाइम हो रहा था तो जैसे तैसे कपड़े बदल कर आ गई। हमारी शादी तो यादगार बनेगी, बारिश में कीचड़ वाली शादी। मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ऐसे शादी करने से? अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, अब हम दोनों ने ही बारिश में शादी करवानी तय करी है तो ये सब तो होना ही था। चलिए अब बिना देरी करे शादी को आगे बढ़ाते हैं। अब दोनों परिवार खुश थे और इसी तरह अंजलि की बारिश वाली शादी हो ही गई और अंजलि खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। सुबह का समय था, सब बरामदे में बैठे चाय पी रहे होते हैं और सुमन किचन में काम कर रही थी। तभी एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ती है। भाभी, अरे ओ भाभी कहाँ हो? आई रोशनी। सुमन चाय लेकर तेजी से रोशनी के कमरे में गई। उसने देखा रोशनी बिस्तर पर लेटी हुई है और रोज की तरह आलस में लेटकर अपनी चाय का इंतजार कर रही थी। रोशनी ये लो चाय। रोशनी बिस्तर से उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है। अरे वाह भाभी, आपको पता था मैं चाय के लिए आपको बुला रही थी। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जानती हूँ ना अपनी ननद की आदत को। भाभी दिल खुश कर दिया आपने, क्या जबरदस्त चाय बनाई है, मजा आ गया। चाय देकर सुमन जैसे ही बरामदे में गई, वहां बैठी उसकी दोनों ननद उससे मजाक करने लगती है। ये लो आ गई घर की जिम्मेदार बहू। भाभी तुमने रोशनी दीदी की आदत खराब कर रखी है। अरे मैंने भला कैसे रोशनी की आदत बिगाड़ी, वो तो शुरू से ऐसी ही आलसी है। बहू तो उसको कल से कमरे में चाय मत देने जाना। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू उसको भी तो जल्दी उठने की आदत डालनी होगी ना, वरना ससुराल जाकर मेरी नाक कटवाएगी। ठीक है मम्मी जी। सुमन हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी, फिर वो चाहे सबके लिए खाना बनाना हो, समय से सास ससुर की दवाई देना या उनकी सेवा करना, या फिर घर की साफ सफाई का ध्यान रखना हो, ये सब उसकी आदत थी। तीनों ननदें अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी। भाभी अब दिन भर काम करती हो, थकती नहीं क्या? अरे पलक, मैं अपने परिवार के लिए काम करती हूँ, इससे मुझे थकान नहीं होती, उल्टा मजा आता है। सच में भाभी, आपने तो इस घर को माँ की तरह संभाल रखा है। भाभी जब आप हमारे लिए खाना बनाती हो ना तो लगता है माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं। अच्छा सच में? तीनों बहनें अपनी भाभी की बातें सुनकर भावुक हो गई। वो अपनी भाभी से मजाक के साथ दिल से उसकी बहुत इज्जत भी करती थी। सुमन भी अपनी तीनों ननदों को अपनी सगी बहनों जैसा ही मानती थी। तुम तीनों मेरी बहन जैसी हो, और बहनें एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा?
अगले दिन दोपहर में सुमन सब्जी लेने बाजार जा रही थी। तभी सड़क के किनारे कुछ पड़ोस की औरतें खड़ी होकर आपस में बातें कर रही थी। सुमन का ध्यान उनकी बातों पर नहीं था, लेकिन जैसे ही बात उसकी तीनों ननदों की शादी पर आई, उसके कान खड़े हो गए। अरे भैया, सावित्री के घर में तो शादी का कोई माहौल ही नहीं लगता। 3 जवान बेटियां घर में बैठी है और उसको उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, लगता है उसको घर संभालने से फुर्सत नहीं मिलती। लड़कियों की शादी के बारे में क्या खाक सोचेगी। मैंने तो सुना है उसकी बड़ी बेटी बहुत आलसी है, सारा दिन बस सोती रहती है। और वो बीच वाली पूजा, मिजाज तो देखो जैसे राजा की बेटी हो। अरे वो छोटी वाली पलक बस सारा दिन शीशे के आगे बैठी रहती है, ऐसे कैसे होगा इनका ब्याह। ये सब बातें सुनकर सुमन सब्जी का थैला हाथ में पकड़े हुए तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन पड़ोसियों की बातें उसके कानों में गूंजती रही। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? दूसरों के घर की लड़कियों के बारे में ऐसे बोलते, इनको शर्म नहीं आती क्या? अब सुमन बाजार से लौटी, लेकिन उसके मन में अभी भी पड़ोसियों की बातें गूंज रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि लोग उसके ननदों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। घर में घुसते ही उसने सब्जी का थैला एक तरफ रखा और सीधे सावित्री और कमलेश के पास जा पहुंची, जो आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बहू, बोलो, सब ठीक तो है, क्या हुआ? मम्मी जी, पड़ोस की औरतें हमारी बेटियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। कह रही थी इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हुई। हाँ बहू, ये बात तो सही है, हमें भी चिंता होती है। तब तो हमें जल्दी से इन सब की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रही है बहू, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन जब भी कोई अच्छा रिश्ता लाती हूँ, ये तीनों कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती हैं। मैं भी बहुत बार कह चुका हूँ, लेकिन ये लड़कियां हर बार कोई ना कोई वजह निकाल कर शादी से इनकार कर देती है। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। सुमन के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके ननदें शादी से क्यों भाग रही हैं। मुझे पता लगाना होगा, आखिरकार ये तीनों को कैसा पति चाहिए। सुमन, सावित्री और कमलेश की बातचीत आंगन में चल रही थी। उधर पलक पानी पीने के लिए रसोई में आई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी शादी की बातें सुनी, वो चौकन्नी हो गई। अरे ये क्या, यहाँ तो भाभी और मम्मी पापा हमारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो चुपचाप दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और सारी बातें सुनने लगी। उसकी भाभी मम्मी पापा से कह रही थी कि अब लड़कियों की शादी की चिंता करनी चाहिए। ये सुनकर पलक का मन गुस्से से भर गया। ओहो, तो भाभी हमें घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है। अभी जाकर दीदी को बताना पड़ेगा, वरना उन्हें पता भी नहीं चलेगा और भाभी सबका इस घर से टिकट काट देगी। पलक तेजी से अपने कमरे में गई, जहां रोशनी और पूजा पहले से बैठी थी। वो अंदर घुसते ही गुस्से से बोली, दीदी देख रही हो तुम, हमारी भाभी क्या करी है? क्या हुआ पलक, तू इतने गुस्से में क्यों आया? दीदी, भाभी मम्मी पापा को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं कि हमारी शादी जल्दी करवा दो, ताकि हम इस घर से निकल जाएं और वो अकेले इस घर पर राज कर सके। क्या भाभी ऐसा कह रही थी? नहीं तो क्या। और सुनो, वो चाहती होंगी कि हमारी शादी हो जाए ताकि मम्मी पापा की सारी जायदाद उनके हाथ में आ जाए और फिर बाद में वो मम्मी पापा को घर से निकालकर खुद इस घर पर कब्जा कर सके। रोशनी और पूजा के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। रोशनी को ये बात हजम नहीं हो रही थी, जबकि पूजा थोड़ी उलझन में पड़ गई थी। नहीं पलक, भाभी ऐसी नहीं है, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचती हैं। अरे दीदी, तुम इतनी भोली मत बनो, भाभी हमें घर से निकालना चाहती हैं। पता नहीं, मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। अब पलक की बातों का असर धीरे धीरे दोनों बहनों पर होने लगा। अब वो तीनों बहनें मिलकर अपनी भाभी को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगी। पलक की चालाकी ने उनका पूरा दिमाग घुमा दिया था। अगर हम भाभी की शादी वाली बात से बचना चाहते हैं तो हमें उन्हें अपनी आदत का गुलाम बनाना होगा। गुलाम मतलब अगर हम तीनों उनके हर काम में उनकी मदद करने लगेंगी तो उन्हें हमारी आदत पड़ जाएगी, फिर वो हमारी शादी के बारे में सोचना छोड़ देंगी। लेकिन मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकती भाई। कोई बात नहीं दीदी, तुम लंच में मदद कर देना, मैं ब्रेकफास्ट में हाथ बटा दूंगी, और पूजा तुम डिनर में। तीनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। सुमन को सबक सिखाने का उनका प्लान तैयार हो चुका था। शाबाश पलक, क्या आइडिया लगाया है तूने। अब देखना सब कुछ कैसे तेरी मर्जी से होगा।
अगले दिन से ही तीनों बहनें अपने अपने तय समय पर सुमन की मदद करने लगी। पलक सुबह की चाय और नाश्ते में हाथ बटाने लगी, पूजा रात के खाने में मदद करती और रोशनी दोपहर में सब्जियां काटने और रोटियां बनाने में लग जाती थी। ये देखकर सुमन को हैरानी हुई। अरे पलक, ये आजकल तुम तीनों को क्या हो गया है? रोज सब बारी बारी मिलकर मेरे सारे कामों में मेरा हाथ बटा रही हो। भाभी, हम सोच रहे थे कि अब हम लोगों को भी घर के काम सीख लेने चाहिए। शायद इनको शादी की फिक्र हो रही है, तभी काम में हाथ बटा रही हैं। चलो, ये तो अच्छा है। सुमन के दिल में खुशी थी। उसने अपनी तीनों ननदों से बातों बातों में पूछ लिया कि किसको कैसा लड़का चाहिए। आप सबकी पसंद को ध्यान में रखकर उसने उनकी पसंद के लड़कों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे एक साजिश चल रही थी। हो लो खुश भाभी, मैं अपनी किसी भी बहन को इस घर से नहीं जाने दूंगी। रात को जब सारे काम निपट गए तो सुमन अपने कमरे में आई। कुलदीप सोने की तैयारी कर रहा था। सुमन ने धीरे से शादी की बात छेड़ी। सुनिए ना, मैं सोच रही थी हमें रोशनी के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? मुझे ना एक लड़के के बारे में पता है, मेरे दूर के रिश्तेदार के घर का है। लड़का बहुत अच्छा है, उनका घर भी संपन्न है। हमारी रोशनी वहां बहुत खुश रहेगी। कुलदीप ने सिर हिलाया और सुमन को आगे की बात बढ़ाने का इशारा दे दिया। ठीक है, अब आप देखना मैं कैसे अपनी ननदों की पसंद के लड़कों से उन सबकी शादी करवाऊंगी। सुमन ने अगले ही दिन अपने रिश्तेदार से बात की। लड़का पढ़ा लिखा, सुंदर और अच्छा परिवार वाला था। जब रोशनी ने लड़के के बारे में सुना कि उसका नाम मयंक है और उसके घर में नौकर चाकर भी हैं, तो उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह भाभी, ये लड़का तो बहुत अच्छा है। इसके घर पर नौकर भी है। अब तो मैं मजे से अपने ससुराल में बिना काम किए रह पाऊंगी। हाय राम, ये रोशनी दीदी तो भाभी के जाल में फंस गई। पलक, तेरा प्लान तो उल्टा तुझी पर पड़ गया। कोई नहीं दीदी, अभी हम दोनों तो बचे हैं ना। अब घर में शादी की तैयारियां जोरों पर होने लगी। रोशनी की शादी धूमधाम से तय हो गई। अब पलक और पूजा की चालें बेकार हो चुकी थी। ये क्या, भाभी तो हमसे भी तेज निकली। मैंने पहले ही कहा था, भाभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचती। कुछ दिन बाद रोशनी की शादी मयंक से धूमधाम से हुई। घर का माहौल खुशियों से सरोबार था। सुमन ने अपने व्यवहार और समझदारी से सभी का दिल जीत लिया। उसकी सास सावित्री और ससुर कमलेश अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सुमन बहू। अरे मम्मी जी, आप यहाँ? कुछ काम था? बहू, तुमने हमारी बड़ी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा, अब हमारी पूजा की जिम्मेदारी भी तुम पर ही है। हाँ बहू, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। अब पूजा के लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढ दो जो उसे खुश रख सके। आप लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ है। पूजा के लिए भी मैं ऐसा ही रिश्ता ढूंढूंगी जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। शाबाश बहू, हमेशा खुश रहो। अब सुमन रोशनी की शादी के बाद से पूजा और पलक के लिए भी लड़के देखने की तैयारी में जुट गई, लेकिन पलक के चेहरे पर हार की शिकन नजर आ रही थी। एक जीत से खुश हो लो भाभी, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें खुश होने का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन सुमन और पूजा किचन में काम कर रही थी। सुमन ने बातों ही बातों में पूजा की पसंद टटोलनी शुरू कर दी। पूजा, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? भाभी, ये आप क्यों पूछ रही हैं? बस यूं ही। कोई खास पसंद? भाभी, मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो मुझे आजादी से जीने दे, मेरा करियर समझे और वो इंडिपेंडेंट रहता हो और मुझे भी रखे। अच्छा, और स्मार्ट भी चाहिए ना? हाँ भाभी, थोड़ा हैंडसम भी हो तो कोई बुराई नहीं है। इस पर दोनों भाभी और ननद ठहाके लगाकर हंसने लगे। अब रात को सुमन ने ये सारी बातें कुलदीप को बताई। सुनिए जी, पूजा के लिए ऐसा कोई लड़का आपके ऑफिस में हो सकता है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी हो? शायद तो है। सच? कौन है, क्या नाम है, बताओ ना। अनिल नाम है उसका। स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और अपने माता पिता का आदर करने वाला, और उसका खुद का फ्लैट है, उसी पे रहता है। बहुत अच्छा लड़का है। बस यही चाहिए हमारी पूजा के लिए। आप उससे बात करो ना और उसे किसी दिन घर पर लेकर आओ। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं कल ही उसको घर ले आता हूँ। ठीक है, आप उसको ले आओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन ऑफिस में कुलदीप ने अनिल को घर पर खाने पर इनवाइट किया। शाम को अनिल जब घर पर आया तो सबने उसका अच्छे से वेलकम किया। उसके बाद कुलदीप उसको सबसे मिलाने लगा। ये है अनिल, ये मेरे ऑफिस का सबसे होशियार और तेज लड़का है। बेटा, क्या करते हो तुम? आंटी जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस शहर में नया आया हूँ।
मेरे पेरेंट्स गांव में रहते हैं, मैं हर वीकेंड उनसे मिलने जाता हूँ। वाह, आजकल ऐसे संस्कारी लड़के कहाँ मिलते हैं। भाभी आप भी ना। माँ जी, मुझे लगता है पूजा के लिए यही लड़का परफेक्ट रहेगा। वाह बहू, सही कह रही हो, तुमने फिर से हमारा दिल जीत लिया। कुछ ही दिनों में अनिल और पूजा के पेरेंट्स भी आपस में मिल लिए। सबको एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा और कुछ दिनों बाद पूजा और अनिल की शादी धूमधाम से हो गई। घर में एक बार फिर से खुशियों की बहार आ गई, लेकिन इस खुशी से पलक अंदर ही अंदर अपनी भाभी से जल रही थी। भाभी तो सच में बहुत तेज निकली। मैं यहाँ सोचती रह जाती हूँ और वो अपने सारे काम कर भी देती हैं। अब उनका अगला निशाना मैं हूँ। पलक ये सोच रही थी, तभी सुमन उससे बोली, पलक, अब तुम्हारे लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दूं ना? भाभी, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। जल्दी हो या ना हो, तुमसे पूछ कर तो करना नहीं है। पूजा की शादी के बाद से ही पलक के दिल में अपनी भाभी सुमन के लिए जलन की आग सुलगने लगी। उसे लगता था कि अब भाभी उसके लिए भी रिश्ता ढूंढकर उसे भी इस घर से दूर कर देगी। वो मन ही मन सोचने लगी, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। भाभी को मेरे ऊपर राज करने नहीं दूंगी। मैं इनके सारे काम बिगाड़ दूंगी, ताकि मम्मी पापा को भी लगे कि ये इतनी अच्छी नहीं है जितनी सबके सामने बनती है। पलक अब सुमन के काम बिगाड़ने के नए नए पैंतरे अपनाने लगी। कभी सब्जी में नमक ज्यादा डाल देती, कभी चाय में चीनी कम कर देती। एक दिन सुमन ने गेस्ट के लिए खीर बनाई। पलक ने उसमें जानबूझकर नमक डाल दिया। अरे बहू, ये खीर में नमक क्यों है? नमक? पर मम्मी जी, मैंने तो इसमें चीनी डाली थी। भाभी की तो आदत ही है सब कुछ गलत करने की। कोई बात नहीं बहू, इंसान से गलती हो जाती है। कुछ दिन बाद सुमन ने कुलदीप से बात करके पलक के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। लड़के का नाम अजय था, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था और अपनी फैमिली के साथ रहता था। अगले दिन लड़के वाले घर पर आए। सभी ने चाय नाश्ता किया और सबकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बेटा, तुम्हें हमारी बेटी कैसी लगी? मुझे तो पलक जी बहुत पसंद आ गई है आंटी। ये सब भाभी का प्लान है मुझे इस घर से निकालने का। अचानक पलक ने गुस्से में उठकर सबके सामने बोल दिया, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है और आगे से कोई भी मेरी शादी की बात मत करना। ये सुनकर लड़के वाले नाराज होकर वहां से चले गए। ये क्या बदतमीजी है पलक? ये सब भाभी का ड्रामा है। ये चाहती है कि मैं भी इस घर से चली जाऊं और फिर पूरे घर पर इनका राज हो जाए। अब पलक का गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका था। जब भी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार घर आता, पलक सबके सामने सुमन की बुराई करने लगती। एक दिन उसकी गुड्डी मौसी घर आई। मौसी, भाभी तो बस घर के बड़े बड़े काम करने का दिखावा करती हैं, असल में कुछ आता नहीं इनको। अरे पलक बिटिया, हमने तो सुना था बहू ने रोशनी और पूजा का रिश्ता बहुत अच्छे अच्छे घरों से करवाया है। मौसी, ये सब कहने की बातें हैं। मम्मी पापा ने वो रिश्ते देखे थे, तारीफ चालाकी से भाभी ने बटोर ली। अच्छा बिटिया। नहीं तो क्या मौसी, भाभी के तो पैर ही घर में नहीं टिकते, वो बस दूसरों को हुक्म देने में लगी रहती है। इन सब बातों को सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कभी पलक को पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद सुमन ने फिर से पलक के लिए नया रिश्ता देखा। लड़की का नाम देव था, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और वो अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करता था। मम्मी जी, पापा जी, मैंने पलक के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। आप कहे तो मैं उनको घर पर बुला लूं? अरे बिल्कुल बहू, ये भी कोई पूछने की बात है। अगले दिन देव अपने माता पिता के साथ पलक के घर आया। बातचीत के दौरान सभी को देव बहुत पसंद आया। देव बेटा, मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी। हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी तुम्हारे साथ। लेकिन पलक ने तो सबके सामने फिर से बवाल कर दिया। मुझे पता है भाभी ये सब क्यों कर रही है, ताकि मैं भी इस घर से चली जाऊं और ये मेरे माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी हड़प ले। बाद में उनका इस घर पर राज होगा, फिर वो आप लोगों को घर से निकाल देंगी। ये बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। तभी कमलेश अंदर जाकर प्रॉपर्टी के पेपर लाकर पलक को दिखाता है। चुप हो जा पलक, ये देख प्रॉपर्टी के पेपर। कुलदीप के मना करने के बावजूद बहू के कहने पर ही मैंने आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवाई है। अगर वो चाहती तो ये पूरी प्रॉपर्टी अपने पति के नाम करवा सकती थी। अरे रहने दो पापा, मैं जानती हूँ भाभी का ये सबके सामने अच्छे बनने का नाटक है। पलक, अगर तुम्हें यही लगता है तो मैं अभी इनके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा देती हूँ। ये कुछ नहीं बोलेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारा भविष्य सुधारना चाहती हूँ। पलक अपनी भाभी की ये बातें सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाभी, मैंने आपको कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दो।
तुम तो मेरी छोटी बहन हो पलक, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ। अब पलक शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिन बाद पलक की शादी देव के साथ धूमधाम से हो जाती है और घर में खुशियों की बरसात होती है। ज्योति किचन में खाना बना रही थी और बाहर स्कूल की ड्रेस में उसकी दोनों बेटियां रितिका और जूही खाने की टेबल पर बैठी हुड़दंग कर रही थी। हाय हाय, अरे ज्योति जल्दी से दोनों का डब्बा भर के ला और विदा कर दोनों को। ओहो, जरा भी चैन नहीं है इन दोनों को। ज्योति अपनी दोनों बेटियों का टिफिन भरकर लाती है। क्यों रे, क्यों परेशान करती हो दादी को? हाँ, तुम तो मुझे ही बोलो, इस घर में रितिका को कुछ बोलता ही नहीं है। एक तो अपनी बड़ी बहन का नाम लेती है, ऊपर से अपनी गलती मुझ पर डाल रही है। मैं कुछ नहीं करती मम्मी, यही परेशान करती है। और सिर्फ मुझे नहीं, दादी को भी। दादी की उम्र देखी है तूने? अरे मेरी उम्र को क्या हो गया, कोई 100 साल की हूँ क्या मैं? 100 साल की नहीं हो दादी, पर बुजुर्ग तो हो ना। ए प्रेम, तू छोड़कर आ इन दोनों को स्कूल, वरना आज इन दोनों में से कोई ना कोई मेरे हाथों से पिट जाएगी। प्रेम अपनी दोनों बेटियों को बस स्टॉप पर लेकर जाता है, जहां जैसे ही जूही बस पर चढ़ने लगती है, रितिका उसका बैग पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है। कहाँ मैडम, बस पर पहले मैं चढ़ूंगी। ये क्या बात हुई रितिका? अगर जूही पहले बस पर चढ़ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा? पहुंचना तो तुम दोनों को स्कूल ही है ना। ठीक है पापा, जूही को बस पर चढ़ने देते हैं और मैं आपके साथ घर चलती हूँ, ठीक है? अरे ये क्या बदतमीजी है? मम्मी ने पहले आज पराठा जूही के प्लेट में रखा, मेरे प्लेट में बाद में रखा। मैं रोज रोज ये बर्दाश्त नहीं करूंगी पापा। ये कहकर रितिका वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। बैड पेरेंटिंग, जब बच्चे संभलते नहीं तो पैदा क्यों करते हैं? जूही बेटा प्लीज तुम अपनी बड़ी बहन को बस पर चढ़ने दो, मैं पक्का तुम्हें शाम में घुमाने लेकर जाऊंगा। ये थी रितिका और जूही, जिनमें मुश्किल से 11 महीनों का फर्क था। पर रितिका के लिए वो बड़ी बहन थी, इसलिए बचपन से ही उसकी जिद थी हर चीज को पहले पाने की। इसी तरह दिन बीतते गए और दोनों बहनें बड़ी हो गई। सूट को छोड़ दे जूही, वरना फट जाएगी। तो तुम छोड़ दो ना दीदी, वैसे भी ये सूट मैंने पसंद किया है तो इसे मैं ही लूंगी। बचपन में तुम्हारे कारण बहुत कुछ छोड़ चुकी हूँ मैं, अब और नहीं। छोड़ दीजिए रितिका दीदी, मैं आपको दूसरा सूट दिखा देता हूँ। हाँ, तुम तो चाहोगी कि मैं दूसरा कपड़ा ले लूं और बुरी दिखूं। इसी बहाने तुम्हारा खराब माल भी बिक जाएगा। मैं तुमसे ठिकाने वाली नहीं हूँ, ये सूट तो मैं ही लूंगी। इन दोनों लड़ाई खुट्टियों को छोड़ और मुझे साड़ी दिखा दे। जिस दिन से पैदा हुई है कलेशी कर रही है। ये लो, फिर वही। तुम देख रही थी ना मम्मी की कलेश कौन कर रहा था। ये तो वही बात हो गई, सामने से अगर कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है और मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ तो बुरी तो मैं ही बन जा रही हूँ। अरे जाने देना बेटा, तू मेरी सयानी बेटी है ना। रुक, मैं तेरे लिए दूसरा सूट निकाल देती हूँ। मोहन भैया कोई अच्छा सा सूट निकाल कर दीजिए ना, जिसमें मेरी जूही सबसे प्यारी दिखे। वाह मम्मी वाह, यही सब करके तुम साबित कर देती हो कि तुम्हारा झुकाव तुम्हारी छोटी बेटी की तरफ है। इस घर में मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कहकर रितिका जूही के हाथ से उस सूट को खींचती हुए अपने कमरे में चली जाती है। बस ले लिया ना सूट रितिका ने, कितने मुश्किल से एक सूट पसंद आया था मम्मी, मुझे नहीं चाहिए मुझे कोई भी सूट। अब मैं किसी फंक्शन में भी नहीं जाऊंगी, ना तुम मुझे जाने को बोलोगी। तुम्हारी बड़ी बेटी ने लिया है ना सूट, अब वही सूट पहनेगी भी और तुम्हारे साथ जाएगी भी। जीना हराम कर रखा है इन दोनों लड़कियों ने मेरा, क्या करूं मैं। तभी प्रेम अपने बालों में कंघी घुमाते हुए कमरे से बाहर आता है। मैंने तो अब बोलना ही छोड़ दिया है दोनों को, पता नहीं इतना कैसे बिगड़ गई है। बचपन में बच्चे आपस में लड़ते हैं तो समझ में भी आता है, पर ये कोई उम्र है लड़ने की। मैं तो दिन भर दुकान में रहता था, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ज्योति, ये दोनों ऐसे कैसे हो गई। एक बेटी में मेरे लक्षण आए हैं तो दूसरे में आपके खानदान वालों के भी तो आते। आपकी बहन भी तो इसी तरह लड़ती है ना मुझसे, बन गई रितिका अपनी बुआ जैसी। पर मुझे तो रितिका अभी भी तेरी माँ के लक्षण दिखते हैं बहू। इस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला। दोनों की उम्र हो गई है, अब लड़के देखना शुरू करो। जैसे रितिका विदा होगी घर का कलेश खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब जूही अकेला तो किसी से लड़ने जाएगी नहीं। हाँ प्रेम, पापा जी ठीक कह रहे हैं। मैंने भी सुना है अक्सर जब बच्चे पास रहते हैं तो लड़ते हैं, पर जैसे ही दूर जाते हैं उनके बीच में प्यार वापस से लौटने लगता है। 2 दिन बाद मेरे दोस्त के भाई की शादी में हमें जोधपुर जाना ही है पापा। पहले तो साथ में जूही जाने वाली थी, पर उसका सूट तो रितिका ने ले लिया, तो हम साथ में रितिका को ही ले जाते हैं। इसी बहाने किसी अच्छे घर के लड़के को पसंद आ गई तो बैठे बैठे हमारा काम हो जाएगा।
और 2 दिन के बाद रितिका अपने पेरेंट्स और दादी के साथ जोधपुर शादी में पहुंचती है, जहां निधि हाथ में खाने की प्लेट लिए ज्योति के पास पहुंचती है। काफी देर से देख रही हूँ मैं भाभी, लगता है आप दूल्हे की रिश्तेदारी में ही है। हाँ, वो मेरे हस्बैंड के दोस्त के भाई की शादी है। उज्जवल समझ लीजिए मेरे खुद के देवर के समान है, इसीलिए तो इतनी दूर से ट्रैवल करके हम जोधपुर आए हैं सिर्फ शादी को अटेंड करने के लिए। वैसे आप? मैं तो दुल्हन की पड़ोसन हूँ। बहुत जिद की लड़की के घर वालों ने तो मैं आ गई। वहीं देख रही हूँ कि कैटरिंग में जरा कमी है। मेरे बेटे की शादी में ऐसी भूल तो नहीं होने देने वाली मैं तो शहर के सबसे बेस्ट कैटरर को अरेंज करूंगी। यहाँ तो लोग लड़की वालों से पैसे आधे मांग लेते हैं, पर हम तो ऐसे हैं भाई, सामने से पैसे लगाकर शादी करेंगे। बस लड़की अच्छी मिल जाए, पर अब अच्छी लड़कियां कहाँ मिल रही है। अच्छा, रितिका बेटा जरा इधर आना तो। निधि की ये कहने की देर थी कि ज्योति अपने पूरे परिवार का सारा बायोडेटा निधि को दे देती है, और जैसे ही ज्योति शादी के बाद वापस लौटती है, ठीक 2 दिन बाद निधि अपने बेटे और परिवार के साथ रिश्ते की बात करने ज्योति के घर पहुंच जाती है। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है जीतू, दीदी अपने घर चली जाएगी, उसके बाद फौरन मैं तुम्हारे बारे में अपने घर पर बता दूंगी और चट मंगनी पट ब्याह करके मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। पर मेरे सर पर जो ये काली नागिन बनी मेरी बहन बैठी है ना, पहले उसे विदा होने दो। लड़के वाले बस पहुंच रहे हैं, ये रिश्ता फाइनल हो जाए, फिर मैं और तुम आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ेंगे। जूही अपने कमरे में बैठी बड़ी खुश थी, और खुशी का कारण था उसकी बहन की शादी। रितिका अगर विदा हो ही जाती तो फिर कौन ही जूही के लव मैरिज में अड़चन बनता। रितिका भी बड़ी खुश थी। आफ्टर ऑल पहले उसकी शादी की जो बात हो रही थी। उस दिन तो हम सब ने रितिका से मुलाकात कर ली, पर जिसके साथ जोड़ी बननी है उससे मिलना तो रह गया था। सो आज मैं रोशन को ले आई। अब दोनों आपस में समझ लेंगी तो अच्छा रहेगा। ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है मम्मी जैसे तुमने बताई थी। मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी। जाओ रितिका बेटा, वो नमकीन लेकर जाओ जो तुमने बनाया है। जी मम्मी, अभी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं आंटी जी, मुझे नमकीन पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं बेकार में यहाँ बैठकर आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। मुझे रितिका समझ में नहीं आई, मैं चलता हूँ, माफ कीजिएगा। ये कहकर रोशन वहां से चला जाता है। ये क्या कहकर गया, मैं कुछ समझ नहीं पाई। ठीक ही तो कहकर क्या है, तुम्हारे मन की कड़वाहट दिख गई होगी उसे। वैसे भी जैसी तुम्हारी हरकत है ना, मुझे नहीं लगता आगे भी कोई तुम्हें पसंद करेगा। देख लो मम्मी, अब रितिका के पीछे मैं कवारी नहीं बैठे रहने वाली। अगर रितिका का रिश्ता नहीं हो रहा तो मैं कर लेती हूँ शादी। कैसे कर लोगी शादी? मजाक है क्या? बड़ी बहन हूं मैं, शादी पहले मेरी होगी। पापा, आपकी परी को कोई आपके सामने बुरा भला कहकर चला गया और आपने कुछ नहीं कहा। अरे बेटा, शादी ब्याह के मामले में तो ये सब होता रहता है। मैं दूसरा रिश्ता देखता हूँ। ये लड़का ही झोल लग रहा था मुझे। जिस शादी से सभी को घर की शांति की उम्मीद थी, अब वो शादी ही घर के कलेश का कारण बन गई थी। वहां लता और ज्योति यहाँ वहां रितिका के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, तो यहाँ मनोज और प्रेम। सवेरे सवेरे ज्योति अपनी सास के साथ हॉल में बैठी सब्जियां काट रही थी, तभी उसे सब्जी वाली की आवाज सुनाई देती है। शादी ब्याह की बातें ऐसे नहीं होती मम्मी जी। पूरे मार्केट में सभी को पता चलना चाहिए कि हमारे घर में लड़की है, और ये बात हर जगह ना ये सब्जी वाली ही फैला सकती है। अरे तो फिर इंतजार किसका कर रही है? चल, सब्जी वाली के कान में ये बात डाल देते हैं। हाथ में 50-100 रुपए रखेंगे तो पक्का वो हमारा काम कर देगी। लता और ज्योति सब्जी वाली के पास जाती हैं। बताइए भाभी, देखते देखते इतनी बड़ी हो गई रितिका दीदी कि ब्याहने लायक हो गई। आपको पहले बताना चाहिए था ना, मेरे भाई का लड़का तो। अरे ये क्या बोल रही है तू? सब्जी बेचने वालों के घर में देंगे क्या हमारी पोती? अरे किसी अमीर घर का लड़का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसे भी किसी भी अनपढ़ के पीछे बांध देंगे क्या अपनी रितिका को? मेरी पोती ने MBA किया है। अरे दैया, 3 अक्षर पढ़े हैं, वो भी उल्टे सीधे का। मेरे भाई के लड़के ने तो 12वीं पास की हुई, और सब्जी की ना 2 रेड़ियां चलती है उसके मार्केट में। अरे बाप रे, तेरे भाई का लड़का तो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है। उसके सामने मेरी रितिका कम पढ़ी लिखी हो जाएगी। हाँ, उसके लिए तो तू 8वीं पास लड़का ही लेकर आना। अब ये पकड़ 100 रुपये और मेरा काम कर दे, जा। तुम ना समझदारी की बात करती हो भाभी, वरना तुम्हारी सास तो जिस हिसाब से मुंह खोलती है, बाप रे बाप, दुर्गंध आती है, पूरा मोहल्ला महक जाए।
लल्ली अपने काम में परफेक्ट थी। अब पैसे लिए थे तो काम चोरी तो वो करती नहीं। लल्ली जिसके भी घर सब्जी बेचने जाती वहां रितिका की बात घुमा फिराकर छेड़ देती और ऐसे ही एक परिवार जो अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश में था रितिका के घर उसे देखने पहुंच जाता है। यही घर है ना लल्ली का? हाँ हाँ भाभी यही घर है, रोज का आना जाना है हमरा। और भाभी लड़के वाले आ गए, कितना इंतजार करवाओगी? बताइए भाभी, लड़की इंतजार करवाए तो समझ में भी आता है, यहाँ तो लड़की की माँ भी इंतजार करवा रही है। ज्योति भागते हुए रसोई से बाहर आती है। अरे आप लोग आइए आइए, बैठे बैठे, हम सुबह से आपके इंतजार में ही थे। मैं अभी रितिका को बुलाकर लाती हूँ। ये शादी ब्याह ये रिश्ते नाते हम इंसान कौन होते हैं करने वाले, ये सब तो बच्चे भगवान के घर से लिखवा कर आता है। मनोज ये कह रहा था कि फोन पर बात करती हुई जूही दरवाजे से अंदर आती है, जिसे देखते ही सोमा का बेटा सोम अपना दिल खो बैठता है। वाओ, फिर तो भगवान ने मेरी किस्मत बड़ी फुर्सत से लिखी है दादाजी। मुझे लड़की पसंद है। अरे वो लड़की नहीं है, उधर क्या देख रहे हो? लड़की मैं हूँ रितिका। तो फिर ये कौन है? मुझे तो ये पसंद है। अरे भैया ये तो जूही है, रितिका की छोटी बहन। पर क्या फर्क पड़ता है ज्योति भाभी, पहले के जमाने में भी तो यही हुआ करता था। लड़का बड़ी बहन को देखने आता है और छोटी को पसंद कर लेता है। लड़का पढ़ा लिखा इंजीनियर है। मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते को मना ना करें, और रितिका ना सही जूही दीदी ही सही। हरगिज नहीं, इस घर की बड़ी बेटी कमारी रहे और छोटी की शादी हो जाए, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। हाय भाग फूट गए मेरे, तो तुझसे भी रुका नहीं जा रहा था ज्योति। एक बच्चा करने के ठीक 10 महीने बाद क्या जरूरत थी दूसरा बच्चा करने की। एक उम्र के बच्चों में यही प्रॉब्लम है, कंपटीशन खत्म ही नहीं होता। कम से कम 4-5 साल का गैप रखती तो एक में तो बड़प्पन आता। वाह वाह मम्मी जी, बड़ा खूब बोली आप। जैसे मैंने अकेले ही बच्चा पैदा कर लिया। अपने बेटे को कभी कुछ नहीं कहेंगी। उन्होंने परहेज रखा होता तो ये रोज रोज का कलेश मुझे सहना तो नहीं पड़ता। अरे तो मुझे क्या पता था रितिका अपनी छोटी बहन की जान की दुश्मन बनी बैठी रहेगी। और इसी तरह जो भी रिश्ते आते या तो उसमें रितिका खोट निकाल देती या लड़का जूही को पसंद कर लेता। बोलना तो मैं नहीं चाहता, पर जूही अब मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ में कोई और है और तुम मुझे टरका रही हो। नहीं करनी है शादी तो यार साफ साफ बोल दो ना। मेरे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं चलती, अब वो मुझ पर शादी का प्रेशर बना रहे हैं। अगर तुमने अपने घर वालों से बात नहीं करनी तो मैं कर लेता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर के लफड़े में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी जीतू, पर अब जब तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है तो मुझे सब बताना ही पड़ेगा। और जूही जीतू को बताती है कि किस तरह से उसकी बहन बचपन से ही उसके पीछे पड़ी है। अब तुम्हें बताओ, अगर उसकी शादी पहले नहीं हुई तो मेरी शादी तुमसे होने देगी क्या वो? और पता चला तुम रिश्ता लेकर आए और वो तुम्हारे पीछे पड़ गई तो करोगी क्या मेरी बहन से शादी? अरे ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा तुम रुको जूही, मैं चलाता हूँ कोई दिमाग। जीतू दिन रात सुबह शाम बस यही सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी और जूही की शादी में कोई प्रॉब्लम भी ना आए और रितिका की भी शादी हो जाए। इसी तरह जीतू लैपटॉप पर बैठा रितिका का बायोडेटा देख रहा था, तभी उसका कजिन गौतम कमरे में आता है। अरे अरे ये सब क्या है भाई? गर्लफ्रेंड है जूही और फोटो यहाँ किसी और की देख रहे हो? बताओ क्या जूही भाभी को? ऐसे ये भी सुंदर है। सिर्फ सुंदर नहीं है, कैची की धार है। नहीं माय मिस्टेक, कैची की नहीं तलवार की धार एक्चुअली। ऐसा गुस्सा है मैडम को, इसके गुस्से के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती कि बोल सके। एक नंबर की जिद्दी लड़की, पता नहीं कौन इसे ठीक कर सकता है। अरे पर तुमने इसे ठीक करने का बेड़ा क्यों उठाया? ठीक करने का नहीं, शादी करने का। ये है जूही की बड़ी बहन। हर तीसरे लड़की में इसे कोई ना कोई कमी नजर आ जाती है, और अगर इसे लड़का समझ आता है तो लड़के को ये बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग लगती है। अब ऐसे में मैं क्या करूं? जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक जूही की शादी कैसे होगी? मुझे ना ब्रो लाइफ में ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे कंट्रोल करना सबके बस में ना हो। अरे तेरे भाई को ना पसंद करे ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई। और गौतम रितिका को फ्रेंड्स ग्रुप पर मैसेज कर उससे बात करने लगता है। रितिका को भी गौतम पसंद आ जाता है और जैसे उसे मामला संभलता हुआ लगता है वो और जीतू एक साथ ही अपने पेरेंट्स के साथ पहुंच जाते हैं रितिका के घर। मुझे रितिका पसंद है आंटी। मुझे भी गौतम पसंद है मम्मी। मेरी तरफ से हाँ है। अब तुम्हें जूही का रिश्ता करना है तो कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर आज पहली बार रितिका अपनी बहन के गले लगती है।
मैं गौतम की चाची का लड़का हूँ आंटी जी। हमारा परिवार एक ही घर में रहता है। आप तो देख ही सकती हैं, मुझे आपकी छोटी बेटी पसंद है। अरे वाह, ये हुई ना बात। देर आए दुरुस्त आए, एक ही घर में दोनों बहनों का रिश्ता हो गया। एक ही घर में दोनों बहनों का रिश्ता हो गया। एक ही घर में दोनों बहनों का रिश्ता हो गया। रितिका की विदाई होने की खुशी सभी को थी, पर इस बात का डर भी था कि दोनों की शादी एक ही घर में तय हुई थी, और सिर्फ एक ही घर में नहीं, एक ही तारीख को। अब तो मैं पराये घर चली जाऊंगी जूही। आज तक मैंने कभी भी तुझे कुछ भला बुरा कहा हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दे। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ज्योति ठीक कहती थी, शादी के बाद बहनों के रिश्ते बदल जाते हैं। रितिका को इतना खुश देखकर सभी के मन का डर निकल जाता है। तभी पंडित जी जूही के मंडप की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं यहाँ फेरे करवा देता हूँ, उसके बाद रितिका और गौतम की शादी करवा दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? बड़ी मैं हूँ, पहले शादी मेरी होगी। हे भगवान, ये फिर शुरू हो गई। पंडित जी आप एक साथ मंत्र पढ़ दीजिए, दोनों जोड़े साथ में ही फेरे ले लेंगे। और एक बात मैं यही क्लियर कर देती हूँ गौतम, गृह प्रवेश पहले मैं ही करूंगी। हमने तो अपनी बेटियों को विदा कर दिया समधन जी, अब आपके घर में क्या क्लेश होता है ये आप समझिए। और अपने सर की बला को अपने समधन समधियों को सौंपकर रितिका और जूही का परिवार फ्री हो जाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रेमलता अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका पति गंगाराम, बड़ा बेटा मुकेश, छोटा बेटा संजय और बड़ी बहू पार्वती थे। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आई बस 1 मिनट। मिनट से पहले यहाँ हाजिर हो, मुझे 1 मिनट और 2 मिनट मत सुनाया कर। अरे माँ जी गुस्सा ना करो, आ रही हूँ। जी बताइए क्या बात है? मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला। अरे मम्मी जी, 1 कप चाय के लिए तो आप मुझे ऐसे बुला रही थी जैसे भूकंप आ गया हो। अरे तो तू मेरी इकलौती बहू है तो तुझी को बुलाऊंगी ना, और किसे बुलाऊंगी मैं? तो दूसरी बहू ले आइए ना, किससे रोका है आपको? ये सुनते ही संजय वहां भागता हुआ आया और खुशी से बोला, ये हुई ना बात भाभी, अब आपने मेरे मतलब की बात करी है। मम्मी जवाब दो। चुप कर बेशरम, अपनी शादी के लिए कोई ऐसे बोलता है क्या? क्यों भाई, इसमें शर्म वाली क्या बात है? उसकी उम्र हो गई है तो शादी भी तो होनी चाहिए, इसमें कौन सी गलत बात है? हाँ पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी। हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम सब एक तरफ हो जाते हो और मुझे अकेला छोड़ देते हो। मैं अपनी नई बहू लाऊंगी तो देखना वो सिर्फ मेरा साथ देगी। प्रेमलता की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे और पार्वती बोली, लो मम्मी जी, आपने भी वही बात कर दी ना जो मैं कह रही थी। मैं तो कहता हूँ अब नई बहू ले ही आओ, देर ना करो। चल ठीक है, तो इतना कह रहा है तो तेरे लिए रिश्ते देखना शुरू करते हैं। अब आएगा मजा। प्रेमलता ने तुरंत ही पंडित जी को फोन लगाया और उन्हें बुला लिया। पंडित जी जो हर बात में अपनी राय देने में माहिर थे, थोड़ी ही देर में हाथ में एक मोटी डायरी और झोले में कुछ फोटो लेकर पहुंच गए। देखिए प्रेमलता जी, आपके संजय के लिए एकदम परफेक्ट रिश्ता है। लड़की का नाम है काजल, सुंदर, सुशील और समझदार। अच्छा फोटो तो दिखाइए। ये देखिए, ये है लड़की। संजय जो पास ही खड़ा था फोटो देखते ही उछल पड़ा। बस यही, अब जल्दी से उनके घर चलिए और रिश्ता पक्का कीजिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले लड़के से मिलने तो दे। हाँ, और अगर लड़की मना कर दे तो? मना करने का सवाल ही नहीं उठता। मेरे जैसी पर्सनालिटी को कोई कैसे मना कर सकता है? वाह बेटा, तू तो बड़ा हीरो है ना। ठीक है, 2 दिन बाद चलते हैं, पहले सब तैयारी कर लेते हैं। 2 दिन बाद संजय का पूरा परिवार काजल के घर पहुंचा। काजल के माता पिता चित्रा और प्रदीप बड़े स्नेह से उनका स्वागत करते हैं। चाय नाश्ते के बाद बातचीत शुरू होती है। बेटा क्या करती हो तुम? मैं बिजनेस करता हूँ आंटी जी, और साथ ही अपने पिताजी का हाथ भी बटाता हूँ। अच्छा, और तुम्हारे क्या शौक है? शौक? मुझे खाना बनाना, घूमना बहुत पसंद है, और हाँ, शादी करने का भी बहुत शौक है। तुम तो बड़े मजाकिया हो। सभी लोग हंस रहे थे। अब प्रेमलता ने काजल से सवाल करना शुरू किया। बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है? जी थोड़ा बहुत। और ये बताओ, क्या तुम्हें मेरी तरह हुक्म चलाना पसंद है? जी आपसे सीख जाऊंगी।
फिर से सब हंसने लगे। थोड़ी बातचीत के बाद काजल और संजय को अकेले में बात करने का मौका दिया गया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और कुछ ही देर में बात पक्की हो गई। लो भाई, अब सबका मुंह मीठा करो। लेकिन मम्मी जी, मिठाई खाकर कहीं आपकी शुगर ना बढ़ जाए। अरे चुप कर, ऐसे समय में बीमारियों की बातें मत कर। मेरे बच्चे का रिश्ता तय हुआ है, ऐसे समय में मीठा नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी? मरने के बाद। अरे भाग्यवान, मरने की बातें ना करो। सभी लोग बहुत खुश थे। संजय और काजल की शादी की तैयारियां शुरू हो गई और घर में खुशियों का माहौल छा गया। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर के हर सदस्य को अपने अपने काम दिए गए थे। गंगाराम हमेशा की तरह खर्चों की लिस्ट में उलझे हुए थे, जबकि प्रेमलता हर रस्म की बारीकियों पर ध्यान दे रही थी। आजकल मैरिज हॉल भी कितने महंगे हो गए। जो शहर के अंदर है वो लाखों का है, और जो थोड़ा सस्ता है वो ऐसे जंगल में पहुंचा दिया है जिसकी हद नहीं। मुझे चित्रा बहन जी को कॉल करके पूछ लेना चाहिए, उनके यहाँ हर रस्म कैसे होती है। शादी वाले दिन कोई बवाल नहीं होना चाहिए। मुकेश बाजार से सामान लाने और व्यवस्था करने में व्यस्त था और पार्वती पूरे घर के अंदरूनी काम संभाल रही थी। आप लोग मुझे देखकर बता देना कि कोई और सामान लाना है तो मैं जाकर ले आऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूँगी, लेकिन हो सके तो आप भी देख लेना, क्योंकि मैं घर की सफाई कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, बहुत थक गया हूँ। बाकी सब अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन रीचा का ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर था, वो था शॉपिंग। हर दिन उसके हाथ में नए नए बैग आते और संजय उसे देखते ही चिढ़ाना शुरू कर देता। अरे रीचा, शादी तेरी हो रही है मेरी? इतनी शॉपिंग तो दुल्हन भी नहीं करती। भैया तुम चुपचाप शादी करो ना, मेरे शौक पर ध्यान मत दो। लगता है तूने मेरी शादी को बहाना बना लिया है अपना वार्डरोब बदलने का। भैया एक और शब्द बोला ना तो तुम्हारे कपड़े गायब कर दूंगी, फिर अपनी शादी में भिखारी लगोगे, समझे? इस हंसी खुशी के बीच प्रेमलता को अचानक अपनी बहन पुष्पा का ध्यान आया। उसने मुकेश को बुलाकर कहा, अरे मुकेश, जरा अपनी मौसी को फोन तो लगा दे। मौसी? वो कनाडा वाली मौसी? हाँ हाँ वही, उसे बुलाना है शादी में। अरे मम्मी, वो आ गई तो यहाँ सबकी क्लास लेगी। सही कह रहे हैं जी, मौसी जी को बुलाना मतलब हर काम में टोका टोकी। और अगर वो आ गई तो मेरी शादी उनके स्टाइल लेक्चर में बदल जाएगी। सभी के विरोध के बीच प्रेमलता को गुस्सा आ गया। अरे वो मेरी बहन है, उसे नहीं बुलाऊंगी तो और किसे बुलाऊंगी? पागल मत बनो, जल्दी से फोन लगाओ। अरे मुकेश, जल्दी से फोन लगा दे भाई, वरना इस घर में भूचाल आ जाएगा। तू जानता नहीं है दोनों बहनों में कितना प्यार है, उसके लिए तो ये मुझे भी तलाक दे देगी। मजाक बंद करिए जी आप। ठीक है मम्मी, गुस्सा ना करो, लगा रहा हूँ फोन। मुकेश ने फोन लगाया और प्रेमलता ने पुष्पा से बात की। अरे मेरी बहना, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या बात है दीदी? संजय की शादी तय हो गई है और तुम्हें आना है। ओहो, ये तो कमाल की खबर है, जरूर आऊंगी। मुझे व्हाट्सएप पर इनविटेशन कार्ड भेज दो। ठीक है, मैं संजय से कहकर अब भी इनविटेशन कार्ड भिजवा दूंगी, पर तुझे हर हाल में आना है, ठीक है? हाँ दीदी, जरूर आऊंगी। प्रेमलता ने फोन रखते ही संजय को कार्ड भेजने को कहा। घर के सभी लोग थोड़ा परेशान तो थे, लेकिन प्रेमलता अपनी बहन के आने से बेहद खुश थी। उसके बाद सब वापस अपने अपने काम में लग गए। पूरे घर को गेंदे के फूलों से सजाया गया। इसी बीच एक दिन काजल के पिता प्रदीप ने उनको खाने की लिस्ट भेज दी, जिसमें कई तरह के पकवान थे और साथ ही मीठे में गुलाब जामुन थे। इतना बहुत है ना, कुछ बढ़वाना तो नहीं है? नहीं जी, फालतू खर्चा क्यों करवाना है लड़की वालों को, ठीक तो है सब। फिर 2 दिन बाद पुष्पा अचानक घर आ धमकी। उनका बदला हुआ रूप सबको चौंका गया। दीदी देखो, मैं आ गई। अरे पुष्पा, तू आ गई, मैं बहुत 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 खुश हूँ। दीदी अब मुझे पुष्पा मत कहो, मेरा नाम पैम है। पैम इज वेरी कूल। पुष्पा साउंड सो देसी एंड डाउन मार्केट। ये तूने अपना नाम कैसा रख लिया, पैम? लग रहा है जैसे कोई पहनने की चीज हो, जैसे पैंट। जस्ट शट अप दीदी। हाय हाय, कितनी बदतमीज हो गई है कनाडा जाके, अपनी दीदी को शट अप बोल रही है। ओह माय गॉड दीदी, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, वहाँ ऐसे ही बोलते हैं, और वो कनाडा नहीं कनाडा होता है। अच्छा ठीक है, जो भी होता है, अपना ये विलायतीपना छोड़ और हमारे साथ शादी एंजॉय कर। ये सुनकर सभी अपनी हंसी दबाने लगे। फिर पुष्पा उर्फ पैम गंगाराम से मिलने आगे बढ़ी। नमस्ते जीजा जी। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप साली जी? हिंदुस्तानी मर्द कितने इनोसेंट होते हैं, रियली। सब हंसने लगे। फिर बातचीत शुरू हुई, लेकिन बातचीत के बीच ही पुष्पा ने इनविटेशन कार्ड का मुद्दा उठा लिया।
ये बताओ, ये कार्ड किसने चुना? मैंने। अच्छा है ना? तुम्हारी पसंद कितनी घटिया है। इतना बेसिक, बोरिंग, ओल्ड फैशन डिज़ाइन चुना तुमने। कनाडा में तो ऐसे ऐसे कार्ड होते हैं कि तुम देख लो तो बेहोश हो जाओ। ये सुनकर ऋचा को बहुत बुरा लगा। वो उठकर चली गई। पुष्पा, मेरा मतलब है पैम, अब कार्ड छप चुके हैं और बांटे भी जा चुके हैं, इसलिए ये राम कथा बंद करो और चलो खाना खा लो। ओके दीदी। इसके बाद सभी लोग खाने पर बैठ गए। खाने के बाद पुष्पा घर में चहलकदमी कर रही थी। अचानक उसकी नज़र घर की सजावट पर पड़ी। दीवारों पर और दरवाज़ों पर गेंदा फूलों की लड़ियाँ झूल रही थीं। उसने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, अरे ये गेंदा फूल किसने सजाए? पार्वती जो पास ही में खड़ी थी बोली, मौसी जी, यहाँ सब लोग अपने घरों को गेंदा फूलों से ही सजाते हैं। ये परंपरा है, शुभ माना जाता है। ये सुनकर पुष्पा जोर से हंस पड़ी। ओह माय गॉड, ये इंडियंस भी ना कभी बदल ही नहीं सकते। सदियों से बस ये गेंदा फूल। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कुछ नया सोचने की जगह ही नहीं है। मौसी जी, लेकिन यहाँ हर शादी में यही होता है, सब यही पसंद करते हैं। पसंद? ये लोग जानते ही क्या है? तुम लोग हमेशा वही करते हो जो बाकी कर रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया इतना पीछे है। लेकिन मौसी जी, माँ जी से पूछ लीजिए। वो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अभी काम वाले को बुलाओ, मैं सब बदलवाती हूँ। ओके, अभी बुलाती हूँ। काम करने वाला आदमी अंदर आया। पुष्पा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, सुनो, ये सब गेंदा फूल हटाओ, इसकी जगह ऑर्चिड और लिली लगाओ। मैडम जी, लेकिन ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगी। बस जाओ और जितना जल्दी हो सके ये काम करो। ठीक है मैडम जी, जैसा आप कहती हैं वैसा हो जाएगा। आदमी जाने ही वाला था तभी पुष्पा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और एक अन्य पारंपरिक सजावट पर नज़र पड़ते ही बोली, और ये क्या है? ये कौन सी पिछड़ी हुई चीज़ वहाँ लटकी है? इसे भी हटाओ, सब बदलो। मौसी जी, एक बार माँ जी से पूछ लीजिए। अरे तुम लोग तो हमेशा पूछते ही रहोगे, कुछ नया करने की हिम्मत कहाँ है तुम लोगों में? लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे तो पूछना ही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, तू बहू है तो तुझे पूछना पड़ेगा। बट मैं इस घर की साली हूँ, वो भी विलायती साली। मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मौसी जी, जैसा आपको सही लगे वैसा करिए। पुष्पा ने काम करने वाले आदमी को सब कुछ समझा दिया कि कैसे क्या करना है और कुछ घंटे बाद आदमी सारा सामान लेकर लौटा और उसने ऑर्चिड और लिली के फूल लगा दिए। अब सब कुछ पुष्पा के बताया अनुसार हुआ। घर में सब नई सजावट देखकर हैरान थे। वाह मौसी जी, ये तो वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फिल्म के सेट पर खड़े हो। पुष्पा अपनी तारीफ सुनकर जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गई। देखा, मैंने कहा था ना क्लास होनी चाहिए। अब ये सजावट देखकर लोग सोचेंगे कि इस घर के लोग कितने मॉडर्न हैं। सही कहा। तभी पुष्पा की नज़र गंगाराम पर पड़ी। उसे बुलाते हुए कहा, जीजा जी सुनो, शादी में खाने में क्या क्या होगा मुझे लिस्ट दिखाओ। गंगाराम ने झिझकते हुए प्रदीप की भेजी लिस्ट पुष्पा को थमा दी। पुष्पा ने लिस्ट पढ़ते ही मुंह बना लिया। ये क्या है? छोले भटूरे, कढ़ी चावल, वेज बिरयानी। उफ, 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 उफ। ये सब बेहद बोरिंग है। कुछ नया नहीं सोच सकते क्या? मौसी जी, ये सब यहाँ के लोग पसंद करते हैं। शादी का खाना ऐसा ही होता है। यही तो दिक्कत है, लोग क्या सोचते हैं ये देखना बंद करो, कुछ हटके करो। एक काम करो, इसमें कनाडा की कोई डिश डालो जैसे पुटीन। कुछ मॉडर्न होना चाहिए। लेकिन पुष्पा। आई एम पैम जीजा जी। हाँ भाई, हाँ वही पैम। लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं। प्रदीप को फ़ोन लगाओ, मैं खुद बात करूँगी। प्रेमलता देखो तो। देखो क्या, आपकी इकलौती साली है, उसकी एक बात तो मान लो। गंगाराम ने प्रदीप को फ़ोन लगाया और कहा, जी प्रदीप जी, वो दरअसल बात यह है कि कनाडा से संजय की मौसी आई है और वो चाहती हैं कि शादी में कोई कैनेडियन डिश भी हो, तो क्या आप पुटीन रख सकते हैं? ये क्या होता है? मुझे तो नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन कोई कैनेडियन डिश है तो आप पता करवा लीजिए और बनवा लीजिएगा। ठीक है, बनवा लूँगा। तभी पुष्पा की नज़र लिस्ट में लिखे हुए गुलाब जामुन पर पड़ी। उसने गंगाराम से फ़ोन लेकर कहा, हेलो मिस्टर प्रदीप, आपको तिरामिसू के बारे में पता है? तिरामिसू? नहीं, ये क्या है? आपको ये भी नहीं पता? गूगल करो, ये एक वेस्टर्न डेजर्ट है। गुलाब जामुन की जगह ये रखो, आपके मेहमान खाकर पागल हो जाएंगे। ठीक है मौसी जी, जैसा आप कहें। अरे मैं आपकी मौसी नहीं हूँ, बच्चों की मौसी हूँ। अब तो सॉरी बहन जी। जब पुष्पा फ़ोन रखकर पलटी तो देखा कि घर के बाकी सदस्य माथा पकड़कर खड़े थे। हे भगवान, ये शादी है या मौसी जी का देश बतलो प्रोजेक्ट? रिलैक्स करो,
मौसी जी जब तक यहाँ है हम सबको मॉडर्न बना देंगी। तुम लोग मजाक उड़ाओ, पर शादी के दिन सब मेरी तारीफ करेंगे, बस देखते जाओ। अगले दिन सुबह सुबह पुष्पा ने पार्वती को बुलाया। चाय का कप हाथ में लेकर उसने इधर उधर देखा और धीरे से पूछा, पार्वती एक बात बताओ, तुम्हारे घर से शादी में क्या जा रहा है? मतलब लड़की को क्या दिया जा रहा है? मौसी जी हमारे घर से तो सोने की एक अंगूठी दी जा रही है, यही हमारी परंपरा है। ये सुनते ही पुष्पा जोर से हंसने लगी। सिर्फ सोने की अंगूठी? तुम लोग अब तक उसी पर अटके हुए हो? अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। दुनिया में अब पिंक गोल्ड और वाइट गोल्ड का ज़माना आ गया है और तुम लोग वही पुराने तरीके अपनाए जा रहे हो। कुछ तो नया करने का सोचो। मौसी जी हमारे माँ पापा अपनी हैसियत के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, हमें यही सही लगता है। हैसियत? अरे लोग क्या कहेंगे ये सब छोड़ो, सुनो मेरी बात। डायमंड की अंगूठी बनवाओ, वो भी वाइट गोल्ड के साथ, तब लगेगा कोई चीज़ दी है। पार्वती को अब गुस्सा आने लगा। उसने पलट कर पूछा, और मौसी जी आप क्या दे रही हैं अपनी भांजी की शादी में? पार्वती मैं तो काजल को डायमंड नेकलेस दूंगी, ये मेरी तरफ से एक खास गिफ्ट होगा। पार्वती ये सुनकर हंस पड़ी और मज़े लेते हुए बोली, मौसी जी सिर्फ डायमंड नेकलेस? आप तो कनाडा से आई हैं, लोग क्या कहेंगे कि इकलौती मौसी ने बस एक नेकलेस दिया। अरे भला बताइए, ऐसा भी कहीं होता है क्या? कम से कम पूरा डायमंड सेट तो देना चाहिए। पुष्पा का चेहरा थोड़ी देर के लिए उतर गया, लेकिन उसने बात संभालने की कोशिश की। अरे सेट तो भारी पड़ जाएगा, नेकलेस ही काफ़ी नहीं है। मौसी जी लोगों को बातें बनाने का मौका मत दीजिए। वो तो ये भी कहेंगे कि मौसी ने सिर्फ लड़की के लिए गिफ्ट लाया, बाकी के लिए कुछ नहीं। आपको सबके लिए कुछ न कुछ लाना चाहिए था ना। पुष्पा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा। अच्छा ठीक है, सबके लिए कुछ न कुछ मंगवा देती हूँ। कुछ घंटे बाद गंगाराम के पास शादी में हो रहे खर्चों के बिल आने लगे। ओहो, ये जो नए फूल मंगवाए गए थे उसका तो बहुत बिल बढ़ गया है। और प्रदीप जी का फ़ोन आया था कि खाने में जो चेंज हुआ है वो भी काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्या करें? पापा जी ऐसा कीजिए ना, ये सारे बिल मौसी जी के पास पहुंचा दीजिए। ये सारे बदलाव उन्हीं की वजह से तो हुए हैं। हाँ ये आइडिया अच्छा है। गंगाराम ने तुरंत सारे बिल पुष्पा के पास भिजवा दिए। पुष्पा जब बिल देख रही थी तभी उसे सुनार का भी फ़ोन आया। पुष्पा जी आपने जो डायमंड सेट मंगवाया था उसकी कीमत अनुमान से ज़्यादा आ गई है, आपको तुरंत एडवांस देना होगा। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। पुष्पा ने फ़ोन रखा और खुद से बोली, ये सब क्या हो रहा है? ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है और ये सारे बिल मेरे पास क्यों आ रहे हैं? ये तो शादी के खर्चे हैं, इन्हें तो घर वाले ही संभालते हैं। मौसी जी इन सारे खर्चों की जड़ आपकी दी हुई राय है। आप इन्हें कहा था ना फूल बदलवाओ, खाना बदलवाओ। अब राय के साथ पैसे देना भी तो ज़रूरी है ना। अरे लेकिन मेरी बहन यहाँ मेहमान है, वो क्यों देगी पैसे? मेहमान घर में बदलाव नहीं करवाते, तो जो बदलाव करवा सकता है वो पैसे भी दे सकता है। मौसी जी आपने जो बदलाव कराए उनका बिल तो आप ही को चुकाना पड़ेगा, ये तो न्याय संगत है। पुष्पा के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने भारी मन से सारे पैसे चुकाने की हामी भर दी। शादी का दिन आ गया, सब खुश थे, लेकिन पुष्पा का चेहरा उतरा हुआ था। पार्वती मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बिना सोचे समझे राय दी और उसका नतीजा अब भुगत रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मौसी जी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। अगली बार राय देने से पहले 2 बार सोचिएगा ज़रूर। अब तो राय देने से पहले 100 बार सोचूंगी। इस शादी ने मेरी अकल ठिकाने लगा दी। शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। पुष्पा को इस घटना से बड़ी सीख मिली।